गया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर को, कि उस टाइम पर जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमारा आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की जो कंडीशन थी, सिचुएशन थी, वो कैसी थी। देखिए बाइबल हम पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, तो हमारे देश के अंदर जो 72% लोग थे वो किस सेक्टर में लगे हुए थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए थे। लेकिन इसके बावजूद जो हमारा प्रोडक्शन था हमारी कंट्री का, वो बहुत ही ज्यादा क्या था? कम था। जिसका एक मैंने आपको डाटा दिया है। 1947 के टाइम पे वीट की जो प्रोडक्शन था वो था 660 केजी पर हेक्टेयर, जो कि 2016 में आप देखें तो 5 गुना, एक तरह से 5 गुना नहीं 500 गुना बढ़ गया। 2016 में कितना हो गया है? 3200 केजी लगभग पर हेक्टेयर। तो कितने चेंजेस हुए? आई थिंक ये 500 गुना चेंजेस हुए हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो चेंजेस है वो बाद में हो जाके, लेकिन उस टाइम पे हमारा जो प्रोडक्शन था इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो बहुत ही लो था। तो पहली प्रॉब्लम ये थी। दूसरा, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए आप माने ना माने, हमारी जो आज भी 2016 की तो उसमें डाटा दिया है, लेकिन चल रहा है करंट में 2019 और 2019 के बताऊं तो आज भी लोग इरिगेशन के लिए कहीं ना कहीं रेनफॉल पर डिपेंड है, मतलब बारिश पर डिपेंड है। उनकी बारिश अच्छी होती थी तो फसल भी अच्छी हुई, बारिश बेकार हुई तो फसल भी बेकार। तो सोचो जरा 1947 में क्या हाल हुए होंगे। उस टाइम पे ना तो नहर में उतनी बनी थी, ना ही इतने ज्यादा ट्यूबवेल्स थे। अच्छा, इसी से याद आया, क्या आपको पता है नदी और नहर में डिफरेंस क्या है? देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लगाता हूं। कहीं ना कहीं जो नहरों का निर्माण हुआ है वो भी इरिगेशन के लिए ही किया गया था। जस्ट एग्जांपल के लिए पहले बेसिक से डिफरेंस बताता हूं कि नदी जो होती है वो क्या होती है, नेचुरली अपने आप को फ्लो के हिसाब से बनती है। लेकिन नहर को बाय एक तरह से कह लीजिए मैन मेड होता है, जिसको उसने बनाया है जहां पे उसे पानी पहुंचाना वहां के लिए। एग्जाम्पल के लिए नदी का बहाव किधर भी हो जाता है, लेकिन जो जिन लोगों को पानी मिलेगा वो नदी के इस वाले एरिया वालों को ही मिलेगा। लेकिन जो खेत इधर पे है उसे पानी कैसे मिलेगा? तो उस टाइम पे क्या करा गया कि यहां से नहर बनाकर दोबारा उसी में वापस छोड़ दी गया। लेकिन अब इससे क्या हुआ, इसके आसपास के एरिया वालों को क्या मिल गया? इरिगेशन के लिए पानी मिल गया। लेकिन अगर अब मैं आपको बताऊं 1947 के टाइम पर तो नहरें थी नहीं इतनी, तो दिक्कत थी। अब उसके लिए प्रॉब्लम क्या आ रही है? उस वक्त लोग सिंचाई के लिए तब भी किस पे डिपेंड थे? नदियों पे डिपेंड थे। लेकिन सारे खेत तो नदियों के पास नहीं होते ना, तो वहां पर प्रॉब्लम थी। तो तब भी लोग किस पे डिपेंड थे? रेनफॉल पर थे। और कहीं ना कहीं आज भी प्रॉब्लम है, लोग सिंचाई करने के लिए किस पे डिपेंड है? रेनफॉल पर डिपेंड है। तो ये अनसर्टेनिटी है, उन्हें नहीं पता कि इस साल बारिश अच्छी होगी या नहीं, क्योंकि आज भी बारिश इंसान कंट्रोल में तो है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहां पर हमारा, क्या? डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। उस टाइम पे 1947 में जो किसान हुआ करते, जिनको खेती करना आता था, वो ज्यादातर जो खेती करते थे वो अपने जीवन निर्वाह के लिए ही करते थे। मींस उन्हें पता है कि हमारा एक छोटा सा खेत है, उस छोटे से खेत में हम इतनी फसल उगा लेंगे कि हमारा 1 ईयर का क्या निकल जाएगा? खाना पानी निकल आएगा। वो कभी ऐसा सोचते नहीं थे क्या मैं इसके अलावा बेचने के लिए फसल बनाऊं? नहीं, वो सोचते थे। तो 1947 के टाइम पे ज्यादातर लोग अपने निर्वाह के लिए ही खेती करते थे, उसको बेचने के लिए, उसका कमर्शलाइजेशन करने के लिए नहीं करते थे। ये हालात थे किसके? एग्रीकल्चर सेक्टर के। नेक्स्ट, गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ सॉइल एंड टिलर ऑफ सॉइल। अगर इसके बीच अगर मैं सिंपल वे में इसको बताऊं तो इसका मतलब हो गया, जो जमीन के मालिक हैं और उस जमीन पर खेती करने वालों के बीच लड़ाई। अब होता क्या था, ये लड़ाई किस चीज की थी? देखिए उस टाइम पे ये जो जमीन थी, ये जमींदार या कह लीजिए ऑनर ऑफ सॉइल की थी। उसने काम करने के लिए लोगों को दिया, लोगों ने इस पे काम किया, बहुत मेहनत से काम किया। किसने? जमींदार की जमीन पर टिलर ने। लेकिन उसकी फसल बनने के बाद 100% फसल में से 75 से 80% तक फसल कौन ले जाता था? जमींदार। और उसको कितना मिलता था?
ओनली काम चलाओ परसेंटेज ही मिलता था उस फसल के अंदर। इवन चलो ठीक है, तुम्हारी जमीन थी, तुमने ज्यादातर हिस्सा ले लिया, लेकिन होना चाहिए था 50-50। दूसरी प्रॉब्लम ये थी, इस खेत में उगाने के लिए जो कॉस्ट लगती थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो भी कौन ही भरता था? टिलर ऑफ सॉइल ही भरता था। ऑनर ऑफ सॉइल कुछ देते ही नहीं था, बस कहते मैंने जमीन दे दी अब काम करो। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आ रहा होगा। वेल, आप सोच रहे होंगे अचानक से पढ़ते पढ़ते सर कहां से आ गए, ये वीडियो क्यों रुक गई? तो भाई मैं बताना चाहता हूं, इसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने कंप्लीट बना रखी है, जस्ट आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि जी ये लेक्चर अवेलेबल है, आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो अगर आपकी इसकी वीडियो डिटेल चाहिए, विच मीन्स पूरी वीडियो चाहिए, फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके क्लिक कर लो। प्लस वहां पर आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट मतलब जहां पर आपको सारी वीडियो क्या होंगी, अवेलेबल होंगी। वेल, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि समझने के बाद आपको कोई डाउट रह गया है तो प्लीज कमेंट में लिख देना, मैं उसके ऊपर फर्दर वीडियो बना के आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए फटाफट उसको देखिए जाके, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।